नमस्कार विद्यार्थियों। हम इस टाइम पढ़ रहे हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश में हमने गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा अभियान के दौरान 1351 में हो जाती। वहीं पर उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक का राज्यारोहण होता, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की कोई औलाद नहीं थी। तो अमीरों ने, सरदारों ने उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान घोषित कर दिया। तो और जो नया इसके बाद जो सुल्तान आता है वो आता है फिरोज शाह तुगलक। ये आपको याद है। टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1351 से 1388 ईस्वी। ये था फिरोज शाह तुगलक। इसके मूल नाम की बात की जाए तो मूल नाम था इसका कमालुद्दीन। कमालुद्दीन मूल नाम था। और इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी का स्रोत क्या है? तो दो रचनाएं हैं। एक है तारीख है फिरोजशाही, जिसकी रचना बर्नी द्वारा की गई थी। बर्नी जो था वो तुगलक शासकों का समकालीन था। एक है फुतवात है फिरोजशाही। ये फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक ये क्या है? आत्मकथा है, यानी इसकी रचना खुद फिरोज शाह ने की थी। फुतवात फिरोजशाही की, ये आपको याद रखना है। देखो, फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्यारोहण हुआ था। 2 बार राज्यारोहण। एक हुआ था सिंध में। सिंध में जगह ठट्टा। सिंध में जगह का नाम क्या है? ठट्टा। ठट्टा में हुआ था इसका 22 मार्च 1351 पहला। और दूसरा हुआ था दिल्ली में, ये हुआ था अगस्त 1351। ये आपको याद रखना है। 2 बार राज्यारोहण किसका हुआ था? फिरोज शाह तुगलक का। दिल्ली सल्तनत में 2 बार राज्यारोहण हुआ फिरोज शाह तुगलक का। वहीं मुगल काल में कौन से मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्यारोहण हुआ? वो था औरंगजेब। तो दिल्ली सल्तनत की बात की जाएगी किस सुल्तान का? दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसका 2 बार राज्यारोहण हुआ तो वो था फिरोज शाह तुगलक। और मुगल काल की पूछा जाए तो मुगल वो कौन सा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्यारोहण हुआ? तो वो था औरंगजेब। तो आपको ये याद रखना। ये कहाँ पर हुआ था? पहला सिंध में, ठट्टा में, क्योंकि ठट्टा में ही उसकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। उसके उत्तराधिकारी को देखा गया कि कौन बचा है उसके वंश से, तो उसका चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि उसकी औलाद नहीं थी, याद रखना। तो सरदारों ने इसको क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया। तो ठट्टा में इसका राज्यारोहण कर दिया, यानी इसको राजा बना दिया। फिर दिल्ली में आकर इसका विधिवत दोबारा से राज्यारोहण हुआ। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, बर्नी एक स्टेटमेंट देता है इसके बारे में। बर्नी से दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। बर्नी ने क्या कहा है इसके बारे में? दिल्ली का आदर्श सुल्तान, ये संज्ञा दिए बर्नी ने। याद रखना है आपको ये।
वही दो इतिहासकार है, हेनरी एलियट व एल्फिंस्टन। इन दो अंग्रेजी इतिहासकार, इन्होंने इसे सल्तनत काल का अकबर माना। तो कौन से दो इतिहासकार हैं जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर माना है? वो तो है हेनरी एलियट व एल्फिंस्टन। इन्होंने इस वजह से इसके सल्तनत काल का अकबर माना है क्योंकि अकबर के जैसे सुधार किए थे, उसने कृषि में सुधार किए थे, उसी प्रकार से इसने भी क्या किया था, कृषि में सुधार किए थे। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ये आपको याद रखना। और इसके समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये थी कि इसने अपना शासन जो था वो शरीयत पर आधारित किया। शासन प्रशासन शरीयत को अपने शासन में शरीयत को पूर्णतः लागू किया। और शरीयत को लागू करने के पश्चात क्या हुआ, जो उलेमा वर्ग था, उलेमा वर्ग का शासन में हस्तक्षेप बढ़ गया था, क्योंकि शरीयत की जानकारी किसके पास थी, वो थी उलेमा वर्ग के पास। तो उलेमा वर्ग के उसका मेन स्रोत होने के कारण उलेमाओं का शासन में क्या बढ़ गया था, हस्तक्षेप बढ़ गया था। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, तो बेसिक जानकारी फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये आपको नोट करना है। आगे देखो, इसके कार्य देखो, इसने क्या क्या कार्य किए, कौन कौन से क्षेत्र में इसने कार्य किए। पहला जो क्षेत्र है वो है राजस्व में ग्रामीण कृषि व्यवस्था। पहला क्या है, राजस्व एवं ग्रामीण कृषि व्यवस्था के बारे में। देखो उसने क्या क्या किया। इसने क्या किया, लोगों की इनकम को इंक्रीज करने के लिए, और राज्य का जो राजकोष था वो खाली हो चुका था, उसको भरने के लिए इसने कदम उठाए। तो उसने क्या क्या कार्य किया, रिक्त राजकोष की पूर्ति के लिए क्या, व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नति के लिए इसने कुछ कदम उठाए। और जनता की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या किया इसने, राजस्व ग्रामीण कृषि व्यवस्था में क्या किया, इनमें सुधार किया। किसमें सुधार किया, राजस्व एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार किया। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। क्या क्या उद्देश्य क्या थे, रिक्त कोष की पूर्ति करना, व्यापार वाणिज्य की उन्नति करना, और जनता की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए इस क्षेत्र में इसने क्या किया, सुधार किए। इसके तहत इसने क्या किया,
जो कृषि ऋण थे किसके, किसानों के, किसानों ने जो कृषि के ऊपर ऋण लिए थे इनको क्या कर दिया इसने, माफ कर दिया। इसके तहत इसने जो ऋण पंजिकाएं थी, ऋण पंजिकाएं थी इनको क्या कर दिया, इनको जला दिया। ऋण पंजिकाएं मतलब कि अगर कोई किसान ऋण लेता है तो उसको रजिस्टर में उतारा जाता था कि किस किसान ने कितना ऋण लिया है। हुआ क्या था कि जब दोआब में करवृद्धि की गई और वहां पर क्या हो गया, अकाल पड़ गया। तो अकाल पड़ जाने के कारण किसानों को राज्य की तरफ से क्या मुहैया कराया गया, ऋण मुहैया कराया गया, तकावी ऋण। तो ऋण मुहैया कराने के बाद क्या किया गया, उन ऋण को किसानों द्वारा नहीं चुकाया गया था क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, उन किसानों के ऋणों को माफ कर दिया था। और याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक ने एक डिपार्टमेंट बनाया था, आपको पता हो, दीवाने को ही, दीवाने कृषि विभाग था। इसके तहत क्या किए थे, किसानों को ऋण मुहैया कराए गए। तो वो जो पहले के जो ऋण थे, पूर्व सुल्तान के जो ऋण थे, उस टाइम पे जो किसानों द्वारा ऋण लिए गए थे, उन सभी ऋणों को क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। और उसके तहत क्या किया गया, जो ऋण पंजिकाएं थी उनको जला दिया। कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने अमीरों से सलाह ली कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि किसान जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से उसके खिलाफ विद्रोह के ऊपर उतर आए थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, तुष्टीकरण की नीति अपनाई कि उसने सभी वर्गों को संतुष्ट करने के लिए भरसक प्रयास किए। तो किसानों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए उसने क्या किया कि अपने अमीरों की सलाह पर जो ऋण पंजिकाएं थी उन्हीं को नष्ट करवा दिया। ऋण पंजिकाओं के नष्ट हो जाने से किसानों का जो ऋण है उसके लिए किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं बचा, यानी किसानों को ऋण माफ कर दिया एक तरीके से। ऋण पंजिकाओं को उसने जला दिया। ये आपको नोट करना। ठीक है। और इसके साथ क्या किया गया, जो सूबेदारों को जो भेंट दी जाती थी, सूबेदारों को किसानों द्वारा, किसान सूबेदारों को जो भेंट देते थे, उपहार देते थे, किसानों को, सूबेदारों को किसानों द्वारा भेंट देने की प्रथा को बंद कर दिया। इस प्रथा को बंद करने के पीछे मकसद ये था कि किसानों के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े। तो उसने ये कदम भी बहुत अच्छा उठाया। ये आपको नोट करना है। तो ये पहला जो पॉइंट है, राजस्व ग्रामीण कृषि व्यवस्था, इसके तहत जो सुधार किए गए उद्देश्य ये थे, ये सारे उद्देश्य याद रखना। उद्देश्य क्या थे ये, तो ये सुधार किए गए कि ऋण माफ कर दिया और सूबेदारों को जो भेंट दी जाती थी वो प्रथा भी बंद करवा दी ताकि किसान की स्थिति सही हो सके। आगे देखो, सेकंड नंबर पे कर व्यवस्था, यानी कि टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम के साथ उस टाइम तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने लगान व्यवस्था जो थी उसको सही किया, लगान को सही किया, यानी किसानों को सही से लगान निर्धारित किया जाए किसानों का, और किस प्रकार से उसे वसूल किया जाए और कितना लगान हो, ये सब उसने इस तरफ ध्यान दिया और इसको सही किया। इसके तहत उसने क्या किया, कर व्यवस्था के तहत फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम
राज्य की जो आमदनी थी, वास्तविक आमदनी थी, उसका पता लगाने की उसने उसने कोशिश की। तो राज्य की आमदनी का प्रमाणिक विवरण तैयार करवाया। अब कौन था ये तैयार करने वाला? ये जो किसकी सहायता से तैयार करवाया गया? ये करवाया गया था ख्वाजा हिसामुद्दीन के द्वारा। ये वास्तविक विवरण किसके द्वारा तैयार करवाया गया? ख्वाजा हिसामुद्दीन के द्वारा। इसने राज्य की वास्तविक आय का पता लगाया। इसके तहत राज्य की जो वार्षिक आय थी लगान के थ्रू, वो थी 6,78,00,000 टका। ये थी लगान की वास्तविक आमदनी। लगान से मतलब इतनी आमदनी होती थी, 6,78,00,000 टका। ठीक है। तो पहला सुल्तान था दिल्ली दिल्ली का, इसने वास्तविक आमदनी का पता लगाने की कोशिश की थी। इसने भू राजस्व की जो दर थी, लगान की दर, ये कितनी रखी? ये रखी 1/3 से 1/5 दर रखी। 1/3 से लेकर 1/5 तक, यानी कि 33% से लेकर 50% तक दर थी लगान की उस टाइम पर। ठीक है, याद रखना है आपको। इसने क्या किया? इसने क्या किया? शरीयत का शासन, शरीयत के अकॉर्डिंग शासन करना स्टार्ट किया था। तो शरीयत के अनुसार केवल 4 प्रकार के कर ही मान्य थे। शरीयत के अनुसार 4 प्रकार के कर लगाए इसने। शरीयत में केवल 4 करों को उल्लेख है, तो उसने 4 कर लगाए, बाकी सारे कर हटा दिए। 4 कर थे, वो थे, पहला है खराज। खराज यानी कि लगान, भू राजस्व। भूमि पर जो लगान दिया जाता है तो खराज कहलाता था। दूसरा है खुम्स। खुम्स यानी कि लूटा हुआ धन। थर्ड है जजिया। जजिया यानी कि गैर मुसलमानों से सैनिक सेवा के बदले लिया जाने वाला कर। और चौथा है जकात। जकात यानी कि धार्मिक दान होता था, जो कि मुसलमानों से लिया जाता था, उनकी आय का 2%। याद आपको याद रखना। इसके अलावा फिरोज शाह ने 1 करोड़ लगाया था। इसने लगाया सिंचाई कर, क्योंकि इसने नहरें बनवाई थी, सिंचाई करी है, जिसे कहते थे हब ए शर्म। क्या कहते थे? हब ए शर्म। सिंचाई कर जो कितना था? ये था 10%। जिस खेत को सिंचाई मिल रही है, उस खेत में 10% कर सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। इसने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने इसने ब्राह्मणों पर भी क्या लगाया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया।
तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया। इससे पहले किसी भी सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू नहीं किया था, यह आपको पता होना चाहिए। तो ब्राह्मणों पर इसने क्या कर दिया, जजिया कर लागू कर दिया। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, दिल्ली के ब्राह्मणों ने जजिया कर के खिलाफ वो क्या करने अनशन पर बैठ गए। दिल्ली में वो अनशन पर बैठ गए। तो अनशन पर बैठने के बाद भी सुल्तान ने उनकी कोई परवाह नहीं की, सुल्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दिल्ली की जो जनता थी, दिल्ली के जो हिंदू लोग थे, हिंदू जनता, उन्होंने क्या कर दिया, इनका कर भी अपने ऊपर ले लिया कि इनको कह दिया कि आप अनशन छोड़ दो, आप जिद छोड़ दो, आपका जो जजिया कर है वो हम दे दिया करेंगे। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों ने अपनी जिद छोड़ी और अनशन से उठ गए, और ब्राह्मणों ने भी क्या दिया, कर दिया। हालांकि कर दिल्ली की जनता ने दिया था। दिल्ली की जनता ने मनाया कि आपका कर जो है जजिया कर वो हम दे देंगे। हिंदू मुस्लिम जनता ने ओनली गैर मुसलमान यानी कि हिंदू, ठीक है। और क्या किया इसने 24 प्रकार के जो अन्य कर थे, 24 प्रकार के अतिरिक्त करों जिनको कहा जाता था अबवाब, को समाप्त कर दिया, क्योंकि शरीयत में इनका उल्लेख नहीं था। 24 प्रकार के जो अन्य कर लागू थे पहले के सुल्तानों के टाइम पर, वो सब समाप्त कर दिए, को समाप्त कर दिया। और इन 24 करों में 2 कर ऐसे थे, चरी, दूसरा घरी, जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर लागू किए गए थे। चरी यानी चराई पर, घराई पर, ये भी इसमें क्या थे, ये भी शामिल थे इसमें। यानी किसानों को, लोगों को ये कर अब नहीं देने पड़ते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नोट करना है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए इसने नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण करवाया। ये नहरें बनाई गई थी दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में, बेसिकली था हरियाणा। इसमें सतलज नदी से, यमुना नदी से नहरें निकाली गई थी, जिनमें 2 नहरें काफी प्रसिद्ध थी, उलूखानी व रजवाही। 2 नहरें हैं, उलूखानी, दूसरी है रजवानी। ये क्या थी, सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सर्वाधिक प्रसिद्ध नहरें थी। तो ये फिरोज शाह की क्या थी, कर व्यवस्था। और इसकी जो कर व्यवस्था के संबंध में अफीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है, अफीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है। अफीफ ने क्या कहा है इसके बारे में, इसको लेकर इतिहासकार अफीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट यह है कि कृषि राजस्व सुधारों के फलस्वरूप प्रजा समृद्ध हो गई। अफीफ ने लिखा है कि सामग्री बहुत सस्ती हो गई। क्या हो गया, अफीफ ने क्या कहा है कि इसकी नीति के कारण सामग्री बहुत सस्ती हो गई, और उसके पूरे 40 वर्षों के शासन काल में लोगों ने अकाल नहीं देखा।
सामग्री बस सस्ती हो गई और उसके 40 वर्षों के शासन काल में लोगों ने किसी प्रकार का अकाल नहीं देखा। कहने का फीस कहना चाहता है कि जनता जो थी, जनता क्या हो गई थी, समृद्ध हो गई थी, यानी कि आर्थिक तंगाई से वो दूर बच गई थी, आर्थिक तंगाई से ऊपर उठाई थी, आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी सही हो गई थी। तो ये कहना चाहता है अफीम। तो फिरोज शाह तुगलक की थी कर व्यवस्था, जिसके तहत क्या हुआ, ये सिस्टम लागू किया गया। प्रमाणिक आय का विवरण तैयार करवाया गया, कितनी आय निकल के सामने आई। भू राजस्व की दर 1/3 से 1/5 थी और शरीयत के अकॉर्डिंग केवल 4 कर लागू किए। खराज पता होना चाहिए कि लगान जो कृषि भूमि पर पैदावार के रूप में, पैदावार होने पर जो लगान लिया जाता था, भू राजस्व, वो खराज कहलाता था। खुम्स यानी कि सेना द्वारा जो धन लूटा जाता था किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर, उसको खुम्स कहा जाता था। इसका जो अनुपात था वो था 80:20, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने 80% भाग किसको दिया, सेना को दिया, और 20% भाग किसको दिया, राज्य को दिया। यानी कि अगर सेना कहीं से धन लूट कर लाती है तो उसका 80% सैनिक आपस में बांट लेंगे और 20% किसको दे देंगे, राज्य को दे देंगे। तो ये सिस्टम लागू कर दिया। कर जजिया यानी गैर मुसलमानों से सैनिक सेवा के बदले में जो कर लिया जाता था, उनकी सुरक्षा के बदले, सैनिक सेवा यानी कि सुरक्षा करना, तो उसके बदले में जो कर लिया जाता था वो था जजिया कर। ठीक है। जकात यानी कि ये मुसलमानों से लिया जाता था, एक धार्मिक कर था जो उनकी आय का 40वां भाग यानी कि 2% लिया जाता था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो इसके तहत उसने एक कर जो था, सिंचाई कर हबे शर, जो कि 10% लिया जाता था, लागू किया। और ब्राह्मणों पर भी इसने जजिया कर लागू किया था। तो पहला सुल्तान वो था फिरोज शाह तुगलक, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया। और इसने 24 प्रकार के करों को हटा दिया, जिसमें चरी व घरी भी शामिल थी। चरी व घरी किसने लागू किया था, या अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किए थे, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम तक कैसे कैसे लागू थे। ठीक है। तो इसने नहरों का निर्माण करवाया। दिल्ली में आसपास के हरियाणा वाले क्षेत्र में उलूक खानी और रजवानी जो नहरें थी वो सर्वाधिक प्रिय थी। इसके अलावा काफी और भी नहरें थी, इसमें 2 नहरें फेमस है। और अफीम ने जनता की समृद्धि के कारण जनता को कहा कि जनता के बारे में जनता समृद्ध हो गई है, और उसके फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में किसी प्रकार की जनता को अकाल का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये फिरोज शाह तुगलक की जो के बारे में जीवन परिचय, उसके बारे में थोड़ी ब्रीफली जानकारी थी। इसके बारे में जो आगे और भी विस्तार से पढ़ेंगे, आगे और भी टॉपिक है, और भी पॉइंट है, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।